What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार पिक्चर है यार आप लोगों के सामने। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं अपनी जिंदगी में चीजों को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं, हे भगवान मेरे साथ क्यों हो गया, हे अल्लाह मेरे साथ क्यों हो गया, हाय गॉड मेरे साथ क्यों हो गया। तो ये चीजें आप लोगों को जब देखने को मिलेगी कि एक ऐसा पर्सन जो कि एक अपनी स्कूल में जाने के लिए भी एक बच्चा जो है वो जूझ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि स्कूल में जाने के लिए भी इस पर्टिकुलर बच्चे को कितनी मेहनत कितनी शिद्दत करनी पड़ती होगी तब जाकर ये स्कूल में पहुंचता होगा। और आप लोग क्या करते हैं, बैग उठाए और स्कूल में पहुंच गए। अगर स्कूल में जाने की बात की जाए तो यानी कि एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी इसको कितनी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती होगी। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग उस तरीके से स्ट्रगल फेस कर रहे हैं? तो वही बात याद आती है यार, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। तो हम लोग हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं यार, हमारे पास में ये नहीं है, हमारे पास में वो नहीं है। आप लोगों के पास में जो है अगर उसको भी आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लें तो आप लोग ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आप लोगों के पड़ोसी ने भी नहीं कभी सोचा होगा कि इंसान ये कर सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि चीजों को कोसते रहने से उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। अगर लाइफ में कोई दिक्कत है तो बैठकर सोचिए और उसका सोल्यूशन निकालिए और चीजों को लेकर आगे बढ़िए। तो इस तरीके से जिंदगी आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर चलनी है, वरना आप लोगों से भी ज्यादा बड़ी बड़ी चिंता, बड़ी बड़ी टेंशन और प्रॉब्लम वाले लोग जो हैं वो इस दुनिया में पड़े हुए हैं। पर रोते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है, हर टाइम अपने आप को कोसते रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये देखिए कि क्या किस तरीके से आप लोग चीजों को सोल्व कर सकते हैं। और देखते ही देखते आप लोगों का आधा साल जा चुका है, 2021 भी आप लोगों का आधा जा चुका है। तो कैसा रहा ये साल, अब कैसा रहा ये आधा साल आप लोगों का, एक नया महीना आज से स्टार्ट हो रहा है। तो जो कमियां जो खामियां रही इस पिछले टाइम में उसको देखिएगा और उसको इंप्रूव कर कोशिश कीजिएगा आगे बढ़ने। तो इस तरीके से आप लोगों को हमेशा अपनी जिंदगी को निहारते रहना है। देखिए जिंदगी ना यार कुछ ऐसी नहीं होती है जैसे आप लोग सोचते हैं कि हाथों की जिस तरीके से पांचों उंगलियां ना एक जैसी नहीं होती है। पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर भी आप लोग उस हाथ से सारे काम कर सकते हैं जो आप लोगों को चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग जिंदगी में कमियां खामियां अगर ढूंढने बैठेंगे तो दुनिया भर की मिल जाएंगी, पर लेकिन अगर आप लोग अच्छाइयां ढूंढेंगे तो वो भी दुनिया भर की मिल जाएंगी। तो दिन में कोई भी एक अच्छाई पकड़ लो और उससे अपने आप को मोटिवेट रखो और आगे बढ़ो। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग बुरी बुरी चीजें पकड़ते रहते हैं यार। मॉर्निंग में उठे आज टाइम टेबल फॉलो करना है, टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, थोड़ा सा उठते ही 2-3 घंटे मान लीजिए नहीं पढ़ाई की तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आज तो कुछ भी नहीं किया। आगे का पढ़ा हुआ यार पूरा दिन उसको ढंग से यूटिलाइज कर लो। फिर थोड़ा सा आगे चल के मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा किया तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, फिर आगे करना स्टार्ट करो। तो अप्रिशिएट अपने आप को करते रहना आप लोगों को। टाइम टेबल हमेशा रात को सोने से पहले बनाइए, यानी कि अगले दिन का जो शेड्यूल है तो उसको रात को सोने से पहले बनाइए ताकि अगले दिन आप लोगों को पता हो किस टाइम उठना है और क्या क्या काम करना है। अगर उठते ही आप लोग अपना वो शेड्यूल बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोग उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हर एक दिन मैं भी अपने साथ में जूझता हूं, मुझे भी लगता है कि यार आज ये चीजें पूरी नहीं कर पाऊंगा, आज ये चीजें कहां पे रुक सकती हैं। पर लेकिन फिर भी क्या क्या कमियां रही, क्या क्या खामियां रही, दिन खत्म होती है अपने आप को एक बार एनालाइज करो कि कहां कहां आप लोगों को चीजें एक तरीके से फॉलो नहीं कर पाए और कौन कौन सी चीजें जो है आप लोगों को इंप्रूव करनी है। तो ये यार लड़ना पड़ता है अपने आप लोगों को क्या लगता है कि हर एक इंसान की जिंदगी जो टॉप पर बैठा है बड़ी आसान चल रही है, वो अपनी कमियों के साथ में लड़कर उनको हराकर उनके सर पर पैर रखकर आगे निकला है। आप लोग उनके सामने घुटने टेक देते हो, यही दिक्कत है बस उसमें और आप में। तो इसलिए जिंदगी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो परेशान नहीं होना है, शांति में रुक के बैठकर थोड़ी देर सोचिए और फिर आगे बढ़िए। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल के लिए देखिए, कल करेंगे यार, इसको आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने से थोड़ा ना कोई सॉल्यूशन निकलता है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग इंप्लीमेंट करोगे। कई सारे मेल मुझे मिल रहे हैं आजकल कि सर पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, सर रिवीजन नहीं कर पा रहे, जितना पढ़ा जाना चाहिए उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। तो यार ये हर एक इंसान के साथ में होती है, ठीक है। बस ये है कि आप लोग उसको देखिए कहां कहां से अपना टाइम चुरा सकते हैं, मोबाइल लाइफ को अपनी थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो यही चीजें हैं जो जिंदगी में आप लोग इंप्लीमेंट कर आगे बढ़ सकते हैं, वरना किसी के पास में भी यार जादू की छड़ी नहीं है। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। जो यहाँ पर बात की जा रही है ये पर्टिकुलर एक आइलैंड के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो सोकोट्रा आइलैंड है यहाँ पर, ये आप लोग जाकर मैप में देखिएगा कहां पर ये लोकेटेड है और फिर इसके बारे में बताइएगा। बोला गया है यहाँ पर साइप्रस और मेडिटेरेनियन सी के पास में, रसिया और ब्लैक सी के पास में, इसी के साथ में बोला गया यहाँ पर यह यमन और अरेबियन सी के पास में, इसी के साथ में कैस्पियन सी और ईरान। तो क्या आंसर है सही, ए बी सी एफ डी। कई बार न्यूज में भी रहता है ये आइलैंड, तो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। सबसे पहले हम लोग आज का ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे, आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के बाद में फिर हम लोग आज का न्यूज़पेपर का ओवरव्यू लेंगे जो कि आप लोगों को बताएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। तो पूरा एक शानदार ये डिस्कशन आप लोग का रहने वाला है। तो टकटकी लगाकर ये लेक्चर आप लोग सुनिएगा, हर एक लेवल पर आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। आंसर राइटिंग में, एसे राइटिंग में, एथिक्स में, इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों को किस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर देने, तो वो भी चीजें आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक एक कर यहाँ पर नजर डालते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में जो बेसिकली एक रिलीफ पैकेज दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में बात की जा रही है। तो
तो इस आर्टिकल को देखेंगे और ये भी किस तरीके से जो इकोनॉमी के साथ में हम लोग लड़ सकते हैं फिलहाल जो एक स्लो डाउन चल रहा है, तो उन दोनों आर्टिकल को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। कुछ ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या क्या कंडीशन है तो समझेंगे। हालांकि ये आर्टिकल अलग है, यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली जो हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे 1991 के, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा, पता होना चाहिए बेसिकली इसके बारे में आखिर है क्या, ठीक है। यहाँ पर चाइनीज जो बेसिकली एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है, ये यहाँ पर बात की जा रही है, इसके 100 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं 1921 से लेके 2021 तक का। तो उसी की गाथा गाई जा रही है कि इसके द्वारा कैसे इकोनॉमी में डेवलपमेंट किया गया, इसके द्वारा कैसे अपनी कंट्री को आगे लेकर चला गया, कैसे गरीबी को मिटाया गया, कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये काफी आगे पहुंच गए हैं, ठीक है। किस तरीके से ये फाइट कर रहे हैं कोविड-19 के साथ में ये वाली लाइन मुझे अच्छी लगी, इसमें ये भी है किस तरीके से कोविड-19 के साथ में फाइट कर रहे हैं। फाइट क्या कर रहे हैं यार, लोगों को कोविड-19 देके एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पर इसी की सोसाइटी कैसे बढ़ रही है, कैसे गरीबी को मिटा रहे हैं, 100 साल में इनके द्वारा क्या क्या डेवलपमेंट किया गया। तो 1921 से लेके इनके द्वारा 2021 तक का कौन कौन से लीडर रहे, क्या क्या किनके द्वारा स्टेप उठाया गया, तो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो हमारे किसी काम की नहीं है, चाइना का इतिहास बताया जा रहा है यहाँ पर। बेसिकली कुछ ऐसी बातें हैं जो सीख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया। तो चाइना की जो इकोनॉमी रही नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ट्रेड बेस एक तरीके से एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी रही, यानी कि अपनी कंट्री को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया एक पैटर्न में, और इसके द्वारा अपनी जो करेंसी है उसको एक तरीके से डिवेल्युएट करके रखा ताकि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। और जितना अच्छा एक्सपोर्ट होगा उतना ही शानदार आप लोगों की इकोनॉमी होगी। तो वही पैटर्न इसके द्वारा फॉलो किया गया है। अगर नॉर्मली बात की जाए तो जैसे 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी, तीसरे को बोलते हैं टर्सरी। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो बाकायदा प्राइमरी से, यानी कि जैसे एग्रीकल्चर हो गया उसमें से गेहूं निकाले, फिर सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, यहां पर उन गेहूं से ब्रेड बना दी, फिर जाकर इसको मार्केट में बेच दिया, टर्सरी सेक्टर हो गया। तो इस तरीके से एक एक सेक्टर को ढंग से फॉलो किया गया है। हमारी कंट्री में क्या रहता है, ये सेकेंडरी सेक्टर गायब रहता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमारी कंट्री में ज्यादा नहीं होती है। हम लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, दूसरी कंट्री को बेच देते हैं, वो कंट्री बनाती है, मार्केट में लाकर बेच देती है, इवन हम भी खरीदते हैं फिर वही मटेरियल। तो इसलिए हमारी कंट्री में ज्यादा जॉब क्रिएट हम लोग नहीं कर पाए एज कंपेयर टू चाइना। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है जिस तरीके से एक्सपेक्ट लगाई गई थी उस तरीके से हमारा सक्सेस नहीं हुआ, जैसे ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो चाइना की गाथा गा रखी है, एक ओवरव्यू आप लोगों को मैंने बता दिया, बाकी तो आप लोग जानते हैं चाइना है तो चाइना है चाइना मजे ले रहा है जिंदगी के। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आप लोगों को एक आइडिया यहाँ पर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये जो आर्टिकल लिखा गया है कमल हसन जी के द्वारा। बेसिकली अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसके चलते जो हमारी कंट्री में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है उसको बेसिकली रीजन को रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर जा रही है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो समझेंगे आखिर क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर। ये नीचे जो यहाँ पर ये साइड में आर्टिकल है, ये बेसिकली एजुकेशन को कैसे लेकर चल सकते हैं पेंडेमिक के टाइम पर। और यहाँ पर जो बात की जा रही है हायर एजुकेशन की बात की जा रही है। अभी यहाँ पर ये बोला गया कि हायर एजुकेशन में अगर कोई बच्चे हैं तो उनका एग्जाम आप लोगों को लेना है, अभी नहीं बाद में लेना, पर उनका एग्जाम जरूर लेना। तो उसी के बारे में बात करें तो समझेंगे आखिर क्या क्या मुद्दा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो साइड में ये आर्टिकल छोटा सा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बात करें आईपीएल वगैरह के मैच के बारे में, ठीक है। आईपीएल के बेसिकली क्रिकेट मैच के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। रिसेंटली अभी यहाँ पर जो भी कई सारे मैच हमारी कंट्री के देखने को मिलते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो सारे कहां पर जाते हैं, ये जाते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर, जिसको आप लोग यूएई बोलते हैं। इसकी जो कैपिटल है ये अबू धाबी, इसकी जो एक पर्टिकुलर सिटी है इसका नाम है दुबई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ईरान इसके ऊपर है यहाँ पर, और ये पर्टिकुलर रीजन काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, जो कि पर्शियन गल्फ और इसी के साथ में गल्फ ऑफ ओमन को जोड़ता है। इसका नाम क्या है इस स्टेट का, ये आप लोग को बताना है, बहुत बार बता चुका हूं। बेसिकली होता क्या है, अभी हमारी कंट्री में पिछले आप लोगों ने देखा होगा आईपीएल के जो मैच थे वो भी यहाँ पर एक तरीके से हमारी कंट्री में जब नहीं टाइम बैठ रहा था उस तरीके से सूटेबल, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इस तरीके से कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। इवन 2020 के बारे में बात करें तो दुबई इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर आप लोगों को देखने को मिला हमारी कंट्री का जो आईपीएल हुआ। तो इसके चलते कोविड-19 के चलते इलेक्शन हो रहा है, कोई और दिक्कत है, तो हमारे सारे मैच यहां पर देखने को मिलते हैं। अभी इसी के चलते आगे आने वाली टूर्नामेंट भी यहां पर होने वाली है। पर लेकिन बात यह बताई जा रही है कि यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है वो पाकिस्तान के लिए भी काफी फेवरेट है, तो हम लोग को थोड़ा सा सिक्योर रहना पड़ेगा। जैसे अभी हमारी कंट्री में ड्रोन के अटैक किए गए, तो उस चीजों को ध्यान में रखकर थोड़ा चलना पड़ेगा। तो ये बातें बताई गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप लोगों को यहाँ पर दुबई जाना है, आप लोगों को यहाँ पर यूएई में जाना है, तो आप लोगों को यहाँ पर इनकी जो करेंसी है वो है दिरहम, ठीक है। तो दिरहम है इनकी करेंसी, और अगर आप लोगों को वहां पर जाना है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग मान लीजिए वहां पर कुछ खर्च करना चाहते हैं, जितना पैसा उसका 20 गुना आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा, तभी जाकर काम चलेगा। यानी कि हमारे 20 रुपए मिलाकर इनका 1 दिरहम बनता है।
तो इनकी करेंसी पावरफुल है, इसीलिए वहां पर जो पैसा कमाया जाता है, अगर वहां से कोई पैसा कमाकर अगर वहां से कोई 1 दिरहम अपने देश में भेज रहा है तो उसका मतलब है उसने 20 रुपए अपने देश में भेज दिए। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यानी कि वहां पर अगर कमाई होती है अपने देश में, अगर वो रेमिटेंस के तौर पर भेजता है तो अच्छा खासा रेमिटेंस हमारे देश में आ जाता है। तो ये एक मिडिल ईस्ट में कंट्री है यहां पर, जहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अपनी कंट्री के कंपेयर में देखिए, अपनी प्यारी कंट्री यहां से अगर आप लोग देखेगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन, जिसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हल्का सा एक आइडिया इसके बारे में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहां पर लगा वो है यहां पर आज का डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट को देखेंगे आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिलेगी जो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। और ये आज का कार्टून ये भी इंटरेस्टिंग है। कार्टून में क्या बताया गया, कार्टून में ये बताया गया, देखिए यहां पर क्या दिखाया गया, ये यहां पर ड्रोन है मोदी साहब के सर पर। तो यहां पर ये जो है आर्मी फोर्स जो है, बेसिकली आर्मी के जो पर्सनल बता रहे हैं कि सर ये हेलो नहीं है, एक तरीके का वो नहीं होता है जो पीछे जो क्या बोले इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा इसको, कि जैसे कि नहीं अपनी जो सर के पीछे एक अच्छी सी आकृति रहती है, जैसे भगवान गॉड अल्लाह जो भी बोले आप लोग, उनके सर के पीछे दिखाया जाता है ना कि हाँ एक पर्टिकुलर आकृति सी दिख रही है सर के पीछे। ठीक है, तो इसको बेसिकली अगर बोला जाए तो यहां पर वो एक आकृति सी दिख रही है, तो ये बोले कि वो नहीं है, वो ड्रोन है। यानी एक तरीके से मजाक के तौर पर आप लोगों को पता है न्यूज़पेपर जो है वो गवर्नमेंट के नॉर्मली एक तरीके से मजाक बनाते हुए पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर बता रहे हैं कि एक तरीके से कि हाँ समझ कुछ और मत समझिए, कुछ और है। ठीक है, कि ये मत समझिए कि यहां पर ये ड्रोन है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा रहता है तो आप लोग उसको 40 से 50 शब्द में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आंसर के तरीके से एक तरीके से नहीं, कुछ पूछ रहे हैं तो कैसे एक्सप्लेन करना है उसको, तो वो देखिएगा। थोड़ा सा जितना भी आप लोगों को लगे लिखने की प्रैक्टिस करिएगा जितना भी आप लोगों से हो सके। ये डेटा पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला आप लोग समझेंगे जब आप लोग इसके बारे में जानेंगे। हमारी कंट्री में आप लोगों ने कई सारी मूवी देखी होगी, जैसे बाहुबली मूवी लगा लीजिए, काफी शानदार एक ब्लॉकबस्टर रही। पर लेकिन एक बात ध्यान दिया आप लोगों ने इस मूवी के अंदर में कि जो रिलीजन है उसको काफी अच्छे से काफी प्यारे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, जो भी चीजें हैं यहाँ पर रिलीजन से रिलेटेड, जो भी एक्टिविटी है, जो भी हमारी रिचुअल्स हैं, जो भी हमारी संस्कृति है, उसको दिखाने की कोशिश की गई इस मूवी में। यानी कि इसका मतलब ये हो गया साउथ इंडिया की अगर मूवी आप लोग देखेगा वहां पर काफी अच्छे से रिलीजियस के साथ में कनेक्टिविटी पाई जाती है। इवन अगर फैमिली के बारे में बात करें तो फैमिली का जो पैटर्न है अच्छे से फॉलो करते हैं, वहां पर किस तरीके से सोसाइटी में किसानों के मुद्दे को उठाया जा रहा है। यानी कि साउथ इंडिया में कल्चर को और सोसाइटी को काफी ऊपर रखे चला गया है। शादी विवाह को भी काफी अच्छे से वहां पर प्रेजेंट किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, आज की डेट में अगर देखें हम लोग अपने कंट्री को अगर देखें कि नॉर्थ इंडिया हो गया और साउथ इंडिया हो गया, तो नॉर्थ इंडिया में आज की डेट में रिलीजन को नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए उतने अच्छे से हम लोग फॉलो नहीं करते हैं जितने अच्छे से साउथ इंडिया में फॉलो किया जा रहा है। पर लेकिन फिर भी साउथ इंडिया में जो इंटर रिलीजन मैरिज है वो आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि वहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अगर कोई लड़की जो है वो दूसरे रिलीजन में शादी करना चाहती है तो साउथ इंडिया में आसान है, नॉर्थ इंडिया में आसान नहीं है। जबकि साउथ इंडिया में जो रिलीजन है वो ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो इसी के बारे में यहां पर ये बातें बताई गई हैं। ये एक एनालिसिस यहां पर सामने निकल कर आया जो कि आप लोग कहीं पर अगर आंसर राइटिंग में या फिर इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे जाए कि इस तरीके से ऐसा नहीं है कि रिलीजन जो है आप लोगों को जो इंटरफेथ अगर बात करें एक दूसरे के साथ में इंटर रिलीजन मैरिज करने से रोकता है, अपोज करता है। ये इंसान का सोचने का तरीका है, जो ऐसी हरकतें यहां पर इंसान करता हुआ नजर आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो डेटा है, ये जो एनालिसिस यहां पर सामने निकल कर आया, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इस एनालिसिस में कुछ बातें मैं आप लोग यहां पर बताता हूं, जैसे कि बोला गया कि जो रिलीजन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि एक तरीके से पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो साउथ इंडिया में ये बोला गया 69% और नॉर्थ इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा 86, सेंट्रल में 92, ईस्ट इंडिया में यहां पर 88 और वेस्ट में यहां पर 87। तो इस तरीके से सारी चीजें बताई गई है। लेस देन कॉलेज और इसी के साथ में कॉलेज ग्रेजुएट के लिए सबका इनके द्वारा एनालिसिस किया गया है। जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो बात की जा रही है, अगर यहां पर आप लोग देखने को मिलेगा, आप लोगों के भी कई सारे दोस्त ऐसे होंगे, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, यानी कि दूसरे रिलीजन में आप लोगों के दोस्त देखने को मिल जाएंगे। पर लेकिन सारे दोस्त आप लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो काफी डाइवर्स सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात की जाए, यहां पर देखिए ये बोला गया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप वुमेन फ्रॉम मैरिंग इनटू द अनदर कास्ट। यानी कि यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर वुमेन को एक कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी करने से रोकना है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नॉर्थ इंडिया के लिए, जबकि साउथ इंडिया के लिए यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर 37% लोग ही उसको रोकते हैं, बाकी का आप लोग शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी भी यहां पर इसके द्वारा एनालिसिस किया गया, बोला गया कि हिंदूज हु सेड ए पर्सन कैन नॉट बी ए हिंदू इफ दे ईट बीफ, यानी कि अगर वो बीफ खाते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। तो ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बोला जाता है, जबकि साउथ इंडिया में 50% लोग बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में 83% लोग बोलते हैं कि अगर बीफ आप लोगों ने खा लिया तो आप लोग हिंदू नहीं है। इसी के साथ में बोला गया
कि एक मुस्लिम मुस्लिम नहीं होगा, मुस्लिम हु सेड ए पर्सन हु कैन नॉट बी ए मुस्लिम इफ दे ईट पोर्क, यानी कि जो एक तरीके से जो पोर्क खाते हैं, जो एक तरीके से जो इस पिग का जो मांस खाते हैं तो मुस्लिम नहीं होगा। तो 72% बोलते हैं यहां पर, और जबकि 63% बोलते हैं यहां पर। तो यहां पर भी आप लोग कमी देखने को मिलेगी। हालांकि हिंदू के कंपेयर में यहां पर ये थोड़ा ज्यादा है, पर लेकिन फिर भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि साउथ इंडिया में ज्यादा रिलीजियस पैटर्न को फॉलो करने के बावजूद भी जो लोग हैं वो एक जो एक रूढ़िवादी जो एक टेंडेंसी होती है उससे फिर भी ऊपर उठ चुके हैं। उस रूढ़िवादी टेंडेंसी से ऊपर उठकर वो ज्यादातर फोकस उनका रहता है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, एक तरीके से डेवलपमेंट के ऊपर, एक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। इसीलिए साउथ इंडिया में मैक्सिमम चीजें आप लोगों को डेवलप देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। इसीलिए यहां पर जब भी हमारी कंट्री में जब फाइनेंस कमीशन जब पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जो फाइनेंस कमीशन जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहां पर जब बात करते हैं आर्टिकल 280 के तहत, तो उसी के टाइम पर साउथ इंडिया के जो स्टेट है उनका टैक्स में जो शेयर है वो काफी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो वो इसलिए परेशान रहते हैं कि हम लोग सारी चीजों को अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी हम लोग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इवन लैंग्वेज के बेस पर भी अगर बात करें तो साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज है उसको उनके ऊपर हिंदी को इंपोज करने की कोशिश की जाती है। ऐसा भी एनालिसिस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, जो कि गलत है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उनके लिए हिंदी बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोगों के लिए उनकी लैंग्वेज। तो ये सही नहीं है कि इस तरीके से किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर कोई लैंग्वेज को पोस्ट करना एक इतनी डाइवर्स सोसाइटी के अंदर। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये, जितने भी आज के टाइम प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा साउथ इंडिया से निकल कर आता है, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों को नॉर्थ इंडिया से देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम के मैक्सिमम आप लोग को उत्तर प्रदेश से निकल कर आते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए ये पूरा एक ओवरव्यू दिया गया है यहाँ पर, इस जो बेसिकली इसकी फॉर्म में, जो मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कहीं पर आंसर राइटिंग के लिए, तो एक एनालिसिस आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये एक डेटा पॉइंट है जो कि आप लोगों को मैंने बताया, 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर ये डेटा पॉइंट जो है तैयार किया गया है। 2019 से लेकर 2020 तक का डेटा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। 17 डिफरेंट लैंग्वेज को यहां पर बेसिकली जो रिलीजन से ओल्ड रिलीजन 17 डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों को कवर किया गया इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप की चीजें अच्छी लगी होंगी जो भी चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे चलेंगे, यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहां पर देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या बात की जा रही है। यहां पर सबसे पहले तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आंसर राइटिंग की कोशिश कीजिएगा अच्छे से। देखिए कई सारे बच्चे काफी अच्छे से आंसर लिख रहे हैं। अच्छा ये लगता है कि आप लोग एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी कर रहे हो, तो टेलीग्राम पर भी आंसर लिख सकते हैं, वीडियो के नीचे आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, और इसी के साथ में फेसबुक पर भी जाकर आप लोग आंसर लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात फिर मैं भूल जाता हूं, देखिए टेलीग्राम पर मैंने आप लोग की जून के महीने की जो नैनो मैगजीन आती है कंप्लीट पीडीएफ, और इसी के साथ में जून के महीने की जो हिंदू का डिस्कशन आता है उसकी कंप्लीट पीडीएफ जो मर्ज पीडीएफ आती है वो प्रोवाइड आप लोगों को करा दिया टेलीग्राम पर। तो जिसको चाहिए वो जाकर डाउनलोड कर लेना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि कई बार कई सारे टेलीग्राम पर ले जाकर इनको बेचा जाता है, तो फिर आप लोग उनको खरीदते हो, तो ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें हैं, ठीक है। तो इसके लिए कहीं भी कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो टेलीग्राम पर जाकर मिल जाएगी, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करने में भी कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं यहां पर आर्टिकल के बारे में क्या क्या चीजें एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अभी न्यूज में है। तो बोला जा रहा है हाउ शुड द इंडियन सोसाइटी रिएक्ट टू द सेंसरशिप बाय द सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये क्रिटिकली आप लोगों को कमेंट करना है इसके ऊपर कि किस तरीके से हमारी कंट्री में इसका रोल है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, क्या क्या चीजें, सारी चीजें मैं आप लोगों को आर्टिकल में बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे से उसको समझिएगा और इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो जानते हैं कि किसके द्वारा ये आर्टिकल लिखा है। तो कमल हसन साहब के द्वारा, जो कि एक साउथ इंडिया के एक हीरो भी हैं, इनके द्वारा बोला गया। और इनके द्वारा बोला गया द पर्पोज अमेंडमेंट्स टू द सिनेमेट, जो अभी हमारी कंट्री का जो सिनेमेटोग्राफ है उसके लिए लॉ विल प्रिवेंट फिल्म मेकर टू एक तरीके से ऐसी फिल्म बनाना जो कि सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म जो कि क्रिटिसाइज करती है सोसाइटी को, एक तरीके से क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। यानी कि एक तरीके से एक दायरे में बांधने की कोशिश की जा रही है। जो अमेंडमेंट लाया गया है इसके चलते यहां पर भी रिसेंटली ये यहां पर बोला गया कमल हसन साहब के द्वारा। यानी कि जो ये रील नहीं दिखा रही है, पहले टाइम में आप लोगों ने देखा कैमरे की रील आती थी निकलकर, तो उस रील पर ताला लगा दिया गया कि अब यही मूवी आप लोग बनाओगे जो गवर्नमेंट चाहेगी, ऐसा इनके द्वारा यहां पर बोला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों बोला गया, तो इसको समझने के लिए आर्टिकल के अंदर लेकर चलता हूं, समझ पाएंगे आप लोग सारी चीजों को एक एक कर। अभी ये न्यूज में किस लिए, पहले तो ये समझिए न्यूज में यहां पर इसलिए हमारी कंट्री में
जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जो कि यहां पर जो बेसिकली प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में आती है, इनके द्वारा अभी यहां पर एक अमेंडमेंट बिल लाया गया जिसको बोला गया यहां पर सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। तो ये 2021 का जो बिल है, इसमें क्या की जा रही है, जो हमारी कंट्री में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, ये क्या काम करता है। अगर कोई भी मूवी आप लोगों को थिएटर पर देखनी है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आज के में जो मूवीज निकल कर आ रही है, ये पर्टिकुलर एक बोर्ड है जिससे आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये परमिशन दे देता है तभी जाकर आप लोगों के सामने वो मूवी आएगी, वरना वो मूवी वहीं पर ही रुक जाएगी। तो इसको जो परमिशन इसने दे दी है, अब वो परमिशन को भी फिर से रिवाइज किया जा सकता है, उसको रिविजनरी पावर दे दी गई यहां पर किसके पास में, गवर्नमेंट के पास में, कि इसके द्वारा परमिशन देने के बाद भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये मूवी सही नहीं है तो फिर से उसको रिवीजन किया जा सकता है और फिर से उसके अंदर कट लगाए जा सकते हैं, फिर उस मूवी को रोका जा सकता है। तो ये इस पर्टिकुलर जो अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इसके अंदर ये पावर देखने को मिल रही है। राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमारी कंट्री में केस था सुप्रीम कोर्ट का 2000 का, उसमें ये बोला गया था बेसिकली जो हमारी कंट्री में केस पहुंचा था, यहां पर पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर केस था, फिर आगे वो केस पहुंचा, तो उसमें ये बोला गया था कि अगर एक बार यहां पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा अगर कोई भी चीजों को अप्रूव कर दिया तो कभी भी यहां पर उसके लिए आप लोगों को यहां पर एक तरीके से उसकी रिवीजन पावर नहीं होगी, यानी कि जो इसने बोल दिया वही यहां पर सत्य होगा और उसी को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि इसके द्वारा जो एक बार डिसीजन ले लिया गया फिर आप लोग उसको जाकर रिव्यू कर रहे हो, तो यहां पर यह पावर नहीं है। पर हालांकि उसमें जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात बोली गई, उसमें कुछ और बातें भी हैं कि हाँ, लेजिस्लेचर जो है वो क्या कर सकती है, अगर लगता है कि कुछ ऐसा सिस्टम बन गया, कुछ ऐसी चीजें बन गई हैं कि जिसके चलते कुछ देश को दिक्कत हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें बन गई हैं, तो फिर वो कुछ काम कर सकते हैं। यानी कि एक रे ऑफ होप वहां पर इनके द्वारा छोड़ दी गई, एक आशा की किरण छोड़ दी गई। और वो किससे छोड़ी गई, वो छोड़ी गई हमारे कंट्री में जब आप लोग जाएंगे आर्टिकल जो 1919 का जो 2 है, आप लोग अगर संविधान के अंदर जाकर झांकेंगे थोड़ा सा तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। यहां पर इसके अंदर जो आर्टिकल जो 19 है ये फ्रीडम के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, जो इसका फर्स्ट सेक्शन है। पर लेकिन जब सेकंड में आप लोग जाओगे तो सेकंड ये बोलते हैं कि इसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी आप लोग लगा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मतलब यानी कि अगर देश की सोवरेनिटी को हर्ट कर रहा है, किसी देश के साथ में हमारे रिलेशन को ये खतरे में डाल रहा है, अगर कोई ऐसी देश की जो एक तरीके से कंडीशन खराब हो सकती है उस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, तो रीजनेबल एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है उस पर्टिकुलर मुद्दे पर। तो यहां पर जो प्रोविजन है, अगर बात करें ड्राफ्ट के अंदर जो भी बिल यहां पर तैयार किया गया, बिल है, एक्ट कब होगा, जब पार्लियामेंट में पास कर प्रेसिडेंट अपने ठप्पा लगा देंगे, साइन कर देंगे, तब ये एक्ट बनेगा। तो इसके अंदर जो यहां पर सेक्शन 5B का 1 है, यहां पर इस एक्ट का जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का, ये रिविजनरी पावर देता है किसको, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये रिविजनरी पावर जो है ये आर्टिकल 19 से निकल कर आती है, क्योंकि आर्टिकल 19 एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करता है। तो इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए तो फिर ये मत बोलना भाई साहब क्वेश्चन कहां से आ गया, तो यहां से क्वेश्चन बन गया। आप लोगों से बोल देंगे कि सेक्शन 5B का जो सब सेक्शन 1 है यहां पर किससे पावर लेता है, कौन से आर्टिकल से, तो ये याद रखिएगा, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से यहां पर ये पावर लेता है। पॉलिटी के अंदर ओनली सबसे बेस्ट तरीके से जो मैंने सबसे बेस्ट तरीके से नहीं पूरा डिटेल में एक आर्टिकल के ऊपर जो एक तरीके से लेक्चर आप लोग एक्सप्लेन किया है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट मैंने आप लोगों को ऐसे नहीं पढ़ाया पॉलिटी के अंदर कि आप लोग उसको एग्जाम के एक तरीके से तैयार करो, ऐसे पढ़ाया कि आप लोग बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो फंडामेंटल राइट है यार आप लोग हमारे संविधान ने दिए हैं, उनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो जिस किसी ने भी फंडामेंटल राइट के चैप्टर कम से कम नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देखेगा, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा आप लोग के हक क्या क्या है संविधान के अंदर, कम से कम ये पता होना चाहिए। और थोड़ा टाइम मिलेगा तो ड्यूटी भी देख लेना, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट जो है दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या आप लोगों की राइट है और क्या आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगर आगे बात करें, देखिए हमारी कंट्री में अगर बात करें तो कई सारे ऐसे प्रोविजन है, जैसे कि अगर बात करें यहां पर बात करती है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक जो बेसिकली एग्जीबिशन होता है। तो पब्लिक एग्जीबिशन जो अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज के ऊपर जब स्टार्टिंग में रील नहीं दिखाई जाती है तो उसमें U/A लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि इसको एंजॉय कर सकते हैं। पर लेकिन यहां पर अंडर 7, अंडर 13, अंडर 16 के लिए भी कैटेगरी डिवाइड की गई है कि हाँ इस कैटेगरी को आप लोग देख सकते हैं। कोई ड्रामनी मूवी है, किसी में सेक्सुअल कंटेंट दिखाया गया या फिर कोई और तरीके की मूवी है जो कि यहां पर पर्टिकुलर कैटेगरी के बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, तो उसको रोका जाता है। ये भी प्रोविजन आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर जो मुद्दे के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसे पायरेटेड सीडी लेकर आते हैं ना कई बार कि हाँ यार पायरेटेड सीडी है देख लेते हैं लाकर, तो उसके लिए पनिशमेंट है यहां पर सेक्शन 6AA के तहत। तो सेक्शन 6AA क्या बोलता है यहां पर, ये बोलता है पायरेसी एक पनिशेबल ऑफेंस है, और पनिशेबल ऑफेंस क्या क्या हो सकता है, 3 साल तक की कैद हो सकती है अगर कोई पायरेटेड सीडी ऐसी लेकर आ रहा है, और 3 लाख तक का मिनिमम उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, या फिर ये दोनों भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा जो भी मूवी बनी है, जितने मूवी बनी है मान लीजिए वो मूवी बनाने में यहां पर 100
रुपए लग गए, ठीक है, तो वो मूवी बनाने में कोई मूवी बनी 100 रुपए में, तो उसको 5% यहां पर एक तरीके से 5 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। यहां पर ये भी इसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यहां पर ये, जैसे कि अगर मूवी बनेगी कितनी, अगर मूवी बनी यहां पर करोड़ों रुपए में, तो फिर उसका 5% यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर जेल में भी डाला जा सकता है और फाइन दोनों लगाए जा सकते हैं अगर कोई पायरेटेड काम कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब यार ये है कि उस पर्टिकुलर जो कंपनी है जो भी ये मूवी बना रही है, उसने मेहनत कर कर अपनी एक तरीके से काफी एक मेहनत कर कर पैसा लगाकर वो मूवी बनाई है। जिस तरीके से अगर वो मूवी इस तरीके से मार्केट में रिलीज हो जाए तो उसकी मेहनत सारी बेकार हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो ये नहीं है कि आप लोगों के लिए एक तरीके से बहुत सारे लोगों की एक तरीके से जिंदगी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई पर्टिकुलर एक अकेला ही इंसान जो है वो मूवी बना रहा है तो समझ में आता है कि वो इंसान काम कर लेगा। जैसे राम रहीम थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो बोलते थे कि मैं ही क्रिकेट में बॉल फेंकूंगा, मैं ही छक्का मारूंगा, सारे काम मैं ही कर लूंगा, ठीक है। तो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखिए, रियलिटी में कंडीशन ये रहता है कि आप लोगों को यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर आज की डेट में कोई काम करे तो पूरा बहुत सारे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। कोई कैमरामैन होगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा वहां पर, ठीक है। तो सारे जो लोग रहते हैं वहां पर उनकी रोजी रोटी रहती है, वो उससे चलते काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते यहां पर ये एक तरीके से यहां पर उनका जो क्रिएटिविटी है कोई चुराए ना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में अगर मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को दूं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आती है, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट देकर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसी के साथ में इसके सारे जो मेंबर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी मेंबर तो अपॉइंट किए जा रहे हैं, और इसी के साथ में अगर गवर्नमेंट यहां पर उस तरीके से कंट्रोल भी करेगी तो फिर पूरा कंट्रोल इसका गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। जो मूवी गवर्नमेंट चाहेगी वही बाहर निकलेगी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर में है, ठीक है। कौन है आज के डेट में चेयरपर्सन, ये आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं, यहां पर हमारी कंट्री में अगर बात करें, आज की डेट में अगर कोई मूवी सामने आ रही है निकलकर, चाहे सिनेमा हॉल पर या टीवी चैनल पर आ रही है, तो यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा उसको सर्टिफिकेशन दिया जाता है। और सर्टिफिकेशन कैसा रहता है, यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कोई यू, कोई यूए बाई, कोई ए और कोई एस। यूए का मतलब है कि यहां पर एक तरीके से ये अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, ठीक है। तो एक तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कंप्लीटली आप लोग पब्लिक में इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, बट कोई सर्टेन एज के लिए यहां पर इसको रख दिया गया, जैसे बिलो 12 हो गया, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एज नहीं बताई थी, तो उसके लिए यहां पर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्टेड टू द एडल्ट, यानी इसका मतलब ये कि इसके अंदर कुछ पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई एडल्ट कंटेंट दिखाया गया है, तो वो सारी चीजें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए 18 साल से नीचे के। अगर 18 साल से ऊपर के हो गए तो उसको देखा जा सकता है। तो ये यहां पर, क्योंकि ये इसलिए यहां पर रिस्ट्रिक्टेड की जाती है ताकि जो बच्चे हैं उन चीजों में फटकर अपना दिमाग खराब न करें, ठीक है। तो अपना चीजों पर फोकस दे जो भी उनकी जरूरी चीजें हैं। इसी के साथ में स्पेशल क्लास के लिए, जो यहां पर स्पेशल पर्सन के लिए, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है उसके लिए कोई मूवी ला दी, ठीक है, डॉक्टर्स है उनके लिए कोई मूवी आ गई, ठीक है। एक तरीके से पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए किसी को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोई मूवी दिखानी है, ठीक है, तो इस तरीके से, या कोई रिसर्च हो गया उसको पब्लिश करना है, उसके बारे में बात की जाए तो ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए भी यहां पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है तो उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको एस कैटेगरी में इसको यहां पर रखा गया है। तो स्पेशल क्लास बोला गया बेसिकली इसको, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, अभी रिसेंटली एक और क्रिटिसिज्म यहां पर देखने को मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर ऐसा कैसे कर रही है, तो यहां पर कमल हसन साहब ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये इसको अबोलिश कर दिया। अबोलिश कर दिया मतलब क्या हो गया, पहले अगर आप लोग इससे सहमत नहीं थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का डिसीजन से, तो आप लोग यहां पर फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते थे। ट्रिब्यूनल एक ऐसा कोर्ट होता है जहां पर आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोगों को न्याय मिल जाता है, ज्यादा लंबा केस खिंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, यानी कि फटाफट सुन के झट मंगनी पट बिहा वाली बात होती है। कोर्ट की तरीके से नहीं, तारीख पे तारीख चल रही है और फिर दामिनी मूवी बनी और सनी देओल आएगा तब डिसीजन होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहां पर अगर कोई खुश नहीं है तो यहां पर चला जाता था, तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाता था। पर लेकिन अभी ये बोला ये किसी काम का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अबॉलिश कर दिया अप्रैल 2020 में। तो अभी अगर कोई यहां पर इससे खुश नहीं है तो वो कहां जाएगा, वो हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। और हाई कोर्ट के अंदर जाने का मतलब है कि मूवी लटक गई, लंबे समय तक वहां पर लटकी रहेगी। अब पता चला मूवी रिलीज होनी थी 2020 में, 21 में, और रिलीज हो रही है चक्कर 2025 में, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस मूवी का, सारा पैसा उनका बर्बाद हो जाएगा। तो टू एक्सपेंसिव यहां पर पड़ सकता है, उसी के साथ में टाइम कंज्यूमिंग यहां पर हो सकता है। तो इसका मतलब यह है, आगे से अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा जो भी मूवी सर्टिफाइड की जाएंगी वही देखी जाएंगी, और इसका अगर रिवीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उसने रिवीजन कर दिया तो इसका मतलब यह है कि वही मूवी मार्केट में आएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा हाईकोर्ट में मैटर चला जाए, क्योंकि लंबे समय तक यह मैटर हाईकोर्ट में पड़ा रह सकता है, तो चीजें वो हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यह कि जो भी गवर्नमेंट रहेगी उस टाइम पर यहां पर एक तरीके से वही यहां पर वो सारी चीजें उसी के हिसाब से मूवी चलेंगी, और उसके अगर कोई अपोजिट में कोई उसको लग रहा है क्रिटिसाइज करती हुई कोई मूवी आ रही है तो हो सकता है कि वो सामने निकालकर न लाई जाए। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही इनके द्वारा यहां पर बोला गया है
कि जो प्रपोज किया गया ये अमेंडमेंट, द प्रपोज अमेंडमेंट टू बी सिनेमेटोग्राफ लॉ विल प्रिवेंट द फिल्म मेकर फ्रॉम मेकिंग द सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म्स, यानी कि एक तरीके से जैसी मूवी वो बनाना चाहते हैं सोसाइटी में क्रिटिसिज्म के बारे में, कोई ऐसा मुद्दा बना हुआ है तो वो उसको रोकेगा, क्योंकि उसको पता है कि गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो यहां पर जो यहां पर एक तरीके सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके बारे में आप लोग क्रिटिकली इसके ऊपर कमेंट करना है, तो कोशिश कीजिएगा अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर मुद्दा है जो कि अभी देखने को मिल रहा है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर देखेंगे। ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो कि एजुकेशन के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। एजुकेशन के बारे में अगर बात करिए आज की डेट में तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन को अगर आप लोग ढंग से देखेगा तो एजुकेशन हमारे संविधान में कहां पर आती है, 7th शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल लॉ बना सकता है, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें। स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसी के साथ में एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है। अभी यहाँ पर बात करें एजुकेशन, ये कहां पर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था 1976 में, उस टाइम पर इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो उनके द्वारा बोला गया एजुकेशन जो है वो यहां पर होना चाहिए। इसी के बेस पर अभी हमारी कंट्री में जो आप लोगों ने देखा नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई है वो भी रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में लाई गई है। तो थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है यहां पर, ये 1986 में पहली, 1968 में पहली, 86 में दूसरी और 2020 में तीसरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी यहां पर बात करें हायर एजुकेशन के बारे में। नॉर्मली पैटर्न आप लोग देखिए, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन होती है और हायर एजुकेशन होती है। तो आज का जो आर्टिकल है हमारा वो हायर एजुकेशन के बारे में यहां पर बात करने वाला है। एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी होती है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा 6ठी तक आप लोगों को बेसिकली प्राइमरी, वो 5वीं तक प्राइमरी और 6ठी 7वीं 8वीं अपर प्राइमरी। इसी के साथ में 9वीं 10वीं सेकेंडरी और 11वीं 12वीं यहां पर सीनियर सेकेंडरी, और फिर हो गई हायर एजुकेशन, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी जो भी आप लोग करनी है वो सारी आप लोग की हायर एजुकेशन की कैटेगरी में आ गई है। तो अभी आर्टिकल क्या बोल रहा है वो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू यहां पर दे देता हूं। आर्टिकल में बेसिकली ये बोलेगी कि जो भी हायर एजुकेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हायर एजुकेशन का जो एग्जाम है वो होना जरूरी है काफी, यानी कि बिना एग्जाम के हायर एजुकेशन का काम नहीं चलेगा, ये यहां पर बोला जा रहा है। यानी कि हायर एजुकेशन के एग्जाम होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि जिस तरीके से आप लोगों ने पोस्टपोन कर दिया ना अभी एग्जाम, वो वाला फंडा आप लोगों का यहां पर नहीं चलेगा। तो यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है जिसको यूजीसी आप लोग बोलते हैं, तो यूजीसी के द्वारा यह बोला गया कि अगर यहां पर एग्जाम नहीं हुए तो फिर सही से चीजें नहीं चलेगी, तो इंटरनल असेसमेंट या फिर पास्ट की परफॉर्मेंस के बेस पर आप लोग आगे स्टूडेंट को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहां पर नहीं किया जाना चाहिए। आप लोग यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कि इनके एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने, इनके एग्जाम कंडक्ट आप लोगों को कराने ही कराने पड़ेंगे। तो कई सारे तरीके से यहां पर बोल रहे हैं। यहां पर ये सबसे पहले ये बोला है कि एग्जाम कराने के ऑल्टरनेटिव तरीके आप लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास में कोई तरीके नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला बोला गया कि ओपन बुक एग्जाम आप लोग करा सकते हैं, कि हाँ आप लोग बुक ओपन करके दे दीजिए, इसमें से देखकर आप लोग एग्जाम कराइए। कई सारी कंट्री में ऐसा होता है। ठीक है, या फिर आप लोग एग्जाम से पहले उनको क्वेश्चन पेपर दे दीजिए और उनको बोलिए कि ये आप लोगों को लिख कर लेकर आना है, उसके बेस पर आप लोग असेसमेंट कर लीजिए कौन कितना अच्छा लिख पाता है उसके पास में बुक होने के साथ साथ भी। ठीक है, इसी के साथ में कुछ आप लोग ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन चीजें आप लोग घर पर बैठकर ये एग्जाम ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। पर लेकिन आप लोग जैसे क्लास 12th के कैंसिल किए गए उस तरीके से आप लोग इनको कैंसिल नहीं कर सकते, ये यहां पर मुद्दा रखा गया है। टेस्टिंग आप लोग को करनी पड़ेगी बच्चों की, तो एजुकेशन की टेस्टिंग किसी भी बेस पर आप लोग कर सकते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन दे दीजिए, किताब ढूंढता रहेगा, देख लो कहां से आंसर क्वेश्चन देखना है। यूपीएससी का ये तो देखिए जिनकी कोचिंग कर रखी है, जिन्होंने जो भी इस तरीके से जो कोचिंग के मटेरियल के पीछे फिर कोचिंग के पीछे पड़ रहते हैं, जब भी प्रीलिम्स का पेपर आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम कोचिंग के जो मटेरियल है वो धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो काफी सारे लंबे समय से वही जो मटेरियल बना दिए वही मटेरियल फॉलो किए जा रहे हैं, उनको अपडेट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में एक बार टॉपर ने जो बोल दिया, देखिए टॉपर ना आज की डेट में आप लोग को ऐसे देखने को मिलेंगे, एक एजुकेशन में जाकर बोल रहे हैं यहां पर ये ऐसी चीजें इसको फॉलो कर लो, दूसरे में जाकर बोलेंगे यहां पर कि इसको फॉलो कर लो। टॉपर को बेसिकली बोलने का टॉपर को पैसा मिलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो भी उसको बोलेगा वो सामने से वहीं पे वही सारी चीजें वो बेसिकली बोलेगा। हर एक जो भी इंस्टीट्यूशन में जाएगा बोलेगा हाँ ये इंस्टीट्यूशन अच्छा है, इसकी टेस्ट सीरीज फॉलो कर लो, इसका ये चीजें फॉलो कर लो। तो टॉपर के हिसाब से मत चलिए, आप लोगों के पास में जो भी बेस्ट मटेरियल है उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट आप लोगों को बातें नहीं बताएंगे, वो हमेशा आप लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज की ओर झुकी हुई बातें बताएंगे जो कि एक तरीके से उनको फेवर दे रही है किसी न किसी तरीके से। तो इसलिए आप लोग देखेगा ऐसे ऐसे भी टॉपर मैंने देखे हैं आप लोगों को अगर देखने को मिले। एक इंस्टीट्यूट है उसने अभी मैगजीन लॉन्च भी नहीं की थी। ठीक है, और टॉपर ने बोला मैंने इसकी मैगजीन पढ़ी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बच्चे के द्वारा मुझे स्क्रीनशॉट लेकर सेंड किया गया कि बोला गया सर देखिए क्या किया जाए इन टॉपर्स का। मतलब उस इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली अपनी मैगजीन लॉन्च की है
और उस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो मैगजीन लॉन्च की गई है वो टॉपर बोल रहा है ऑलरेडी कि मैं ये मैगजीन पढ़कर पास हूं, जबकि वो मैगजीन तब तक लॉन्च ही नहीं की गई थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो कैसी कैसी हरकतें देखने को मिल रही हैं। तो ये टॉपर जो भी बोल रहे हैं आप लोगों को, वो ओनली आप लोगों को वो बातें बोलेंगे जो उनको कोचिंग के द्वारा बोली गई, जिनके द्वारा उनको बेनिफिट पहुंचा है। तो इसलिए कभी भी इस तरीके से आप लोग एक अंधाधुंध किसी भी टॉपर को आप लोग फॉलो मत कीजिए। आधे टॉपर ये बोल रहे हैं कि एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक तरीके समझ रहे हैं आप लोग कि हाँ सुन के काम कर लो बस चीजें। यार वहां पर एग्जाम में कोई सुनाने वाला नहीं होगा, अपना पढ़ना है वहां पर। अगर एडिटोरियल ही नहीं पढ़ोगे आप लोग, कैसे आप लोग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करोगे? कैसे आप लोग एक ऐसे राइटिंग लिख पाओगे? कैसे आप लोग एक थॉट प्रोसीजर को जनरेट कर पाओगे इतने अच्छे तरीके से? कम से कम यार एक तो एडिटोरियल आप लोगों को दिन में पढ़ना ही चाहिए खुद से, भले ही मेरा डिस्कशन कभी क्यों ना सुन ले। कोई भी एक एडिटोरियल आप लोग उठा लीजिए जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, तो एक बार नजर तो कम से कम आप लोग जरूर डालिए उसके ऊपर, ठीक है। जैसे आज अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आज आप लोग एजुकेशन के बारे में जो मैंने बात की आप लोगों से यहाँ पर, इसी को जाकर पढ़ लीजिएगा ये साइड वाला, ठीक है। तो एक एडिटोरियल कम से कम आप लोग जरूर पढ़िए, एक कम से कम इससे आप लोगों की एक रीडिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, एग्जाम में जल्दी जल्दी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लीजिए, किसी को भी अंधाधुंध फॉलो नहीं करना है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो सबकी चीजें जो है फॉलो नहीं करनी होते हैं। सुना सबकी करते हैं यार, किया अपने मन की करते हैं। ये फंडा इंप्लीमेंट करके चलो तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। वो नहीं कहता है कि मेरे साथ काम करो जिंदगी में बहुत ऊपर जाओगे और ना सीधे ऊपर जाओगे। तो ये चीजें इसीलिए बोली जाती है क्योंकि आप लोग कई बार क्या करते हैं, फालतू की एडवाइस में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप लोगों के पास में जो रिसोर्सेज है ना वो बेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनको फॉलो करके तो देखिए आप लोगों को रिजल्ट जरूर देंगे। अपने पर विश्वास रखिए। कई सारे बोलते हैं 4 न्यूज़पेपर फॉलो कर लो, एक न्यूज़पेपर शानदार तरीके से फॉलो कर लो। जितने भी टॉपर है उनको सुन लेना चाहिए आप लोग, वो भी यही बात बोलते हैं, पाए जाते हैं नॉर्मली अगर देखा है कुछ को छोड़कर। पर लेकिन बात की जाए तो एक न्यूज़पेपर कोई भी आप लोग पकड़ लेंगे तो जिंदगी में आप लोग की नैया पार हो जाएगी आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। और अगर बात करें यहाँ पर, अब बात की जा रही है अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, कुछ पैकेज दिया गया है जिसके चलते कोविड-19 की जो वेव आ रही है उसके चलते यहाँ पर ये पैसा प्रोवाइड कराया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है पैसा जो है यहाँ पर ये 6.29 लाख करोड़ है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा क्रेडिट लोन। तो ये एक तरीके से ऐसा नहीं है कि पैसा दे दिया गया है कि हाँ आप लोगों को पैसा दे दिया गया और अब वो रिटर्न नहीं लेंगे। ये कैसा जो है सारा ये क्रेडिट की फॉर्म में लोन जो है वो कम आप लोग यहाँ पर कम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, बस ये हो सकता है। वरना ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कि हाँ किसी के लिए यहाँ पर एक तरीके से जनधन स्कीम चला दी कि आपके अकाउंट में पैसा सेंड किया जाएगा, उसको आप लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो नियरली 2.6 लाख करोड़ जो है यहाँ पर वो क्रेडिट गारंटी के थ्रू है। 1.5 लाख करोड़ जो है इसमें यहाँ पर ये इमरजेंसी एक तरीके से यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ये भी एक तरीके से जो एक कोर गारंटी दी जा रही है, प्रोमिस किया जा रहा है एडिशन टू द 3 लाख करोड़ यहाँ पर क्रेडिट स्कीम के तहत यहाँ पर लोन दिया जा रहा है। यहाँ पर 6,000 करोड़ यहाँ पर कोविड-19 अफेक्टेड सेक्टर के लिए से टूरिज्म हो गया, ठीक है, जिसको ओनली यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया। तो इसके चलते ये सारे काम किए गए हैं। इसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। हेल्थ के लिए 50,000 करोड़ रुपए क्रेडिट की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छा खासा यहाँ पर लोगों को चीजें मिलेंगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कट कर दिया गया है 7.95, तो कट किया गया इंटरेस्ट रेट, ना कि यहाँ पर एक तरीके से ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लोन लेकर आप लोग चाहे तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस तरीके से समझ सकते हैं। 15,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इसे बच्चों से रिलेटेड आईयूसी या यहाँ पर जो आईसीयू के बेड होते हैं ऑक्सीजन, इन सब के लिए सप्लाई में लगाए जाएंगे। इसी के साथ में दूसरे जो एरिया है जहां पर कोविड-19 की वजह से इंपैक्ट पड़ा है, 1.5 लाख करोड़ यहां पर दिए जा रहे हैं इमरजेंसी के टाइम पर, और 6,000 करोड़ यहां पर जो दिए जा रहे हैं ये लोन गारंटी कंसेशन, वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। 25 लाख यहां पर जो स्मॉल बोरोवर है उनको देखने को मिलेंगे, जो यहां पर लगभग 75,000 यहां पर 7,500 के करीब यहां पर ये करोड़ रुपए जो है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए यहां पर दिए जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं। फ्रेश जो लोन है यहां पर लगभग 11,000 टूरिज्म जो एजेंट है उनको देखने को मिलेंगे, जो यहां पर आप लोग देख भी सकते हैं। यहां पर 1 से लेकर 10 लाख तक का एजेंट को ये एक तरीके का यहां पर एक 10 लाख तक का 1 से लेकर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। लोन है यहाँ पर रिटर्न करना है इनको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मिल गया एंजॉय कर लो। अब यहाँ पर ईपीएफ के तहत भी यहाँ पर जिनकी जॉब लगभग 15,000 से कम पर मंथ कमा रही है उनके लिए उसको एक्सटेंड किया गया ताकि उनको फायदा पहुंच सके। फ्री टूरिस्ट वीजा दिया जा रहा है, ये थोड़ा फायदा पहुंचा सकता है फर्स्ट 5 लाख विजिटर को, तो पर लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है कि लोग जो है अभी ऐसा नहीं है कि देश में आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये है कि आज की डेट में अगर सोल्यूशन रियलिटी में निकालना है तो उसके लिए कुछ यहाँ पर साधन बताए गए हैं कि आपको सबसे पहले जो फोकस करना पड़ेगा वो जॉब मार्केट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। यानी कि मार्केट के अंदर अगर बात करें तो आप लोगों को जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके चलते काम चलेगा, ठीक है। इंडस्ट्री को आगे निकल कर आना पड़ेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये भी है
कि जो मेडिकल बिल है लोगों के, वो आज के में अपनी सेविंग से वो चुका रहे हैं, उसको आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा कम से कम, वो तो आप लोग माफ कर सकते हैं ताकि लोग जो है उनकी जिंदगी थोड़ी बची रहे। ठीक है, जो हाई फ्यूल प्राइस है उस टाइम पर जब लोगों के पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, अगर उनको अपना गाड़ी यूज करनी है, कहीं जाना है, उनको बाइक यूज करनी है, तो इतना हाई फ्यूल प्राइस है यहाँ पर। अभी बात करें तो टंकी पहले लगभग 2500 के करीब में भर जाती थी, ठीक है, वही टंकी अब जो है 3000 में भर रही है तो कहने का मतलब ये कि अब कंडीशन आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी कि काफी लार्ज स्केल पर जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके ऊपर ह्यूज इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। जो करोड़ों में कमा रहे हैं उनकी तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आराम से टंकी का वो कुछ भी भरवा लो उनसे, पर लेकिन अगर मिडिल क्लास फैमिली है उनको दिक्कत देखने को मिलेगी, जिनको सोचना पड़ता है कि यहाँ पर इससे अच्छा तो ऑटो में चले जाओ, तो वो वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर हो जा रही है। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग पैसा बचा लें, अपना जो एक तरीके से अपना जो फिजिकल जो एक तरीके से खर्चा जो आप लोग का है साल का वो मेंटेन रख ले, तो ग्लोबल एजेंसी आप लोगों को वाह दे सकती है कि हाँ वाह क्या काम कर दिया गवर्नमेंट ने, वाह क्या शानदार काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वाह आप लोग बटोर सकते हैं। पर लेकिन रियलिटी में जब इसको लंबे समय तक आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इंपैक्ट पड़ता हुआ काफी ज्यादा नजर आएगा। हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था जो है वो उस लेवल पर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोग देखिए आज के जो पेट्रोल और डीजल के बारे में अगर बात करिए, अगर 2014 से लेके अभी बात करिए आप लोग, ठीक है, तो यहां पर अभी हम खड़े हैं 2021 में, ठीक है, तो 2014 से 2021 में अगर बात करिए, पहले जो यहां पर अगर बेस प्राइस देखे जो क्रूड ऑयल आता था नॉर्मल, ठीक है, उसका अगर बेस प्राइस देखें यहां पर, तो यहां पर 47 पॉइंट जो तेल बनता है ना, जैसे डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया, ठीक है, उसके बारे में अगर बात करें तो 47.12 देखने को मिलता था। अभी यहां पर बेस प्राइस घट गया, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तेल की वैल्यू है वो कम हो गई है, प्राइस कम हो गया है, ठीक है, पर लेकिन क्या हुआ, सेंट्रल टैक्स जो था 10% से बढ़कर 32% हो गया, 3 गुना सेंट्रल टैक्स, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यहां पर स्टेट टैक्स 11 था, ये बढ़कर डबल हो गया, लगभग 21 हो गया, ठीक है, डीलर का कमीशन भी बढ़ गया यहां पर, ये लगभग डबल हो गया, 2 से लगभग ये 3.77 हो गया। तो यानी कि जनता के ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट पड़ रहा है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग देखिए सबसे ज्यादा फ्यूल प्राइस हमारी ही कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जनता के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, इससे आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, किसकी वजह से, ओनली सेंट्रल टैक्स की वजह से, और स्टेट, यानी कि सेंटर जो है वो 3 गुना पैसा मार रहा है यहां से, और स्टेट जो है वो 2 गुना पैसा मार रहे हैं यहां पर, जो आप लोग पैसा पे कर रहे हैं। यानी कि रियलिटी में आप लोगों का जो तेल आ रहा है आप लोगों का वो 34 रुपए पर लीटर होना चाहिए, अगर सेंटर इस पे लगभग 5-7% टैक्स लगा ले, 10% लगा ले, चलिए ठीक है, और स्टेट भी 5-10% लगा ले। पहले स्टेट का टैक्स ज्यादा था, ये देखिए पहले स्टेट का टैक्स ज्यादा था 2014 में, पर लेकिन अब सेंटर का टैक्स 3 गुना हो गया है। तो ये इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो ये काफी ज्यादा गलत है, यहाँ पर इस तरीके की चीजें नहीं चलनी चाहिए। अभी मोंटिक सिंह जो आलूवालिया के द्वारा जो इंटरव्यू यहाँ पर दिया गया, उसमें कई सारी बातें बताएगी कि फिलहाल आज के टाइम पर अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं अपनी कंट्री में जो दिक्कत चल रही है उसको इंप्रूव करना, तो उसके लिए इन्होंने कई सारी बातें बताई कि 1991 के टाइम पर जो हमारी कंट्री में जो क्राइसिस देखने को मिल रहा था, यानी कि 1991 के टाइम पर आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, एलपीजी, ठीक है, इनको बोला गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ये बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीजों को फॉलो करके चल रही है, सारा मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता है, उसको हटाकर आप लोग थोड़ा सा पावर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दीजिए, कुछ की प्राइवेट सेक्टर भी कुछ यहां पर मुद्दों को लेकर चल सके। इसी के चलते हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया गया, यानी कि कुछ पावर जो है वो प्राइवेट के हाथ में भी दी गई, कुछ सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया ताकि वो वहां पर काम कर सके, उनके हाथ में अथॉरिटी आ जाए। तो इसके चलते काफी ज्यादा हमारी कंट्री में इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिला। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि आराम आराम से चीजें पैटर्न में चली, पर लेकिन फिर भी जो सबसे बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिली, हम लोग कुछ चीजें जो है वो फिर भी इग्नोर करके यहां पर चले गए। वो कुछ चीजें क्या है जो कि सोचने वाली चीजें थी, यहां पर हम लोगों ने काम तो किया, पर लेकिन हम लोग रियलिटी में एक तो हेल्थ के सेक्टर को हम लोग पीछे छोड़कर चले गए, उस पर ज्यादा फोकस नहीं दिया, एजुकेशन पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस नहीं दिया, इन्वायरमेंट पर हम लोगों ने ज्यादा फोकस नहीं दिया। तो हेल्थ, एजुकेशन और इन्वायरमेंट इनके ऊपर फोकस देना था, इनके ऊपर हम लोगों ने ज्यादा फोकस नहीं दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है आज के टाइम पर। नॉर्मली ये माना जाता है कि एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर अगर बात करें तो हमारी जीडीपी का अच्छा खासा खर्चा होना चाहिए, खासकर अगर बात करें। पर लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर देखने को मिली इनके द्वारा बोलेगी, हमारी कंट्री में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ में हम लोगों को मिलकर जाना था, काम करना था, तो हम लोग उससे बाहर निकल गए। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या थी, यहां पर ये एक ग्रुप था, अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक तो आसियान कंट्री थी, 10 आसियान कंट्री आप लोग को देखने को मिलेगी, लाओस, वियतनाम, ब्रुनोई, ये फिलीपीन हो गया बेसिकली, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है, ये वाली आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये म्यांमार होगी यहां पर। तो इसके साथ में 6 कंट्री और थी, 6 कंट्री
कंट्री इंडिया और चाइना थी, ठीक है। इसी के साथ में साउथ कोरिया और जापान थी, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थी। तो इसको आसियान +6 का नाम इसको दिया गया, जिसका पूरा नाम था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये बेसिकली जब पहली बार इसके बारे में लॉन्च किया गया तो नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया। आसियान समिट थी यहां पर कंबोडिया में जब इसको लॉन्च किया गया। फिर आगे चलकर कंट्री ने बोला कि चलो यार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि सामान एक एरिया से दूसरे एरिया में बिना कोई टैरिफ लगे हुए, बिना टैक्स लगे हुए इधर उधर आ सकता है। तो 27% जो ग्लोबल ट्रेड है वो इन्हीं के बीच आप लोगों को देखने को मिलता है। लगभग 49 ट्रिलियन के करीब, 3.4 बिलियन के करीब पॉपुलेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया और चाइना इसका पार्ट है। तो एक सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक उसको बोला जा रहा था। पर लेकिन हमारी कंट्री में क्या किया गया, हमारी कंट्री से बाहर निकल गई। तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने तो बोला था कि हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और ये तो ईस्ट की साइड में ये एक्ट आप लोगों को करना था। तो रियलिटी में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो यहां पर स्टेप उठाया गया, यहां पर एक तरीके से वो स्टेप सही नहीं था। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, यहां पर एक्ट करना था आप लोगों को ईस्ट की साइड में, पर लेकिन आप लोगों ने एक्ट करने के बजाय आप लोगों ने लुक करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप लोग इससे बाहर निकल गए। और बाहर निकलने का बेसिक मुद्दा वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बाहर इसलिए निकले क्योंकि यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना भी इसका पार्ट है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट है, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जापान भी इसका पार्ट है। तो ये वो कंट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग हब है आज की डेट में। तो यहां से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट निकलकर हमारी कंट्री में आएगा, वो सस्ता बेचा जाएगा हमारी कंट्री में लाकर। तो हमारी कंट्री में जो है वो इतने अच्छे लेवल पर चीजें डेवलप नहीं की जाती हैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री है, उनकी जो इंडस्ट्री की जो एक तरीके से काम न करने की क्षमता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम न करने की क्षमता, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव न करने की क्षमता, तो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गए। और हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने प्रेशर डाला गवर्नमेंट के ऊपर कि इसको ज्वाइन मत करो, वरना गवर्नमेंट की लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई। एक्ट ईस्ट में सबसे शानदार काम करने का ही तरीका था, जो कि आप लोग इससे बाहर निकल गए। तो ये सोचने वाला मुद्दा यहां पर काफी बड़ा हो गया। यानी कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट ने जो बोला, जो एक तरीके से जो होना चाहिए था हमारी कंट्री में, उसके जस्ट अपोजिट में चीजें चली गई। तो यहां नहीं, कहने का मतलब ये कि हमारी कंट्री में जो सेक्टर है आज की डेट में, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो अपनी क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहा है, बाहर से सामान लाते हैं और उनको बेच देते हैं। कुछ ऐसा मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। रियलिटी में क्या होना चाहिए था कि आप लोग खुद अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें और इस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप लोग लेकर आए कि सामने वाला जो है वो एक बार को अपने दांतों तले उंगली दबा ले कि हाँ यार ये इस तरीके से हो सकता है। फिर आप लोग अपनी मार्केट को ओपन करिए, देखिए आपका प्रोडक्ट भाग भाग के बेचा जाएगा। तो हमारी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, हमारी कंट्री के जो सेक्टर है वो ढंग से इंप्रूव नहीं है, उसको दबाने के लिए हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर निकल गए। ये सही तरीका नहीं है। इस तरीके से आप लोगों ने यहां पर एक तरीके से बिल्कुल गलत डायरेक्शन में चीजें चली गई। इनसे पूछा गया अगर आज के टाइम पर आप लोगों से बोले कि कैसे आप लोग चीजों को सुधार सकते हैं, तो इन्होंने सबसे अच्छा तरीका यही बताया कि सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि अपनी कंट्री में आप लोग क्या करिए, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा कट करना चाहिए यहां पर प्राइस, ताकि जनता के हाथ में थोड़ा पैसा जाए। मेडिसिन यानी कि दवाइयां लोगों तक पहुंचे आज के डेट में, ताकि जनता ठीक रहे। हेल्थी अगर पॉपुलेशन रहेगी तो काम अच्छे से कर पाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो और लार्ज स्केल पर और तेजी से यहां पर चलाना चाहिए। इसी के साथ में जनता के हाथ में थोड़ा पैसा आना चाहिए ताकि उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़े। तो आप लोग कम से कम उनका मेडिकल कॉस्ट तो वहन कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो खर्चा उनका आ रहा है, जो भी बीमार है, उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये कुछ मुद्दे यहां पर इनके द्वारा उठाए गए जो कि इंपॉर्टेंट थे, जिनके बारे में ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट मुद्दे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, आज के न्यूज़पेपर का ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर हमारी कंट्री में अगर बात की जाए तो यहां पर बैंक डे के बारे में बात की जा रही है। तो बैंक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है एसबीआई के द्वारा यहां पर, ये 1 जुलाई को, ठीक है। आज ही डॉक्टर्स डे भी है, आप लोगों ने देखा, सीए डे भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। तो सारे डे मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में डिस्कस किए थे, तो उनके बारे में आप लोग याद रखेगा। मॉर्निंग में नहीं, सॉरी, जो शाम को वीडियो आती है नैनो मैगजीन, उसके अंदर डिस्कस किए थे, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग की संडे में आप लोग की आएगी जो कंप्लीट जो जून की जो करंट अफेयर होगी आप लोग की, ठीक है। तो संडे में मैं डाल दूंगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है ड्रोन के बारे में। अभी आप लोगों ने देखा कि ड्रोन फ्लाई किया हमारी कंट्री में। तो अभी क्या किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो यहां पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो आज की डेट में जो पर्टिकुलर एरिया है, कौन सा एरिया, खासकर जो जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, कोई भी ड्रोन वगैरह अलाउ नहीं किया जाएगा। ड्रोन या फ्लाइंग टॉय कोई भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 144 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत यहां पर इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। नेक्स्ट बात की जा रही है एक्स ग्रेसिया।
एक्स ग्रेशिया क्या होता है, एक तरीके से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराना आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कई सारे लोगों की जान चलेगी कोविड-19 में, कई सारे लोग कमाने वाले चले गए, तो उनको एक तरीके से कुछ पैसा दे देना। तो बोला पहले ये गया था कि 4 लाख रुपए दिए जाएंगे जिसके भी घर में किसी की डेथ हुई है, पर सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई साहब हमारी इतनी औकात नहीं है कि 4-4 लाख रुपए दे ले, कहां से लाएंगे इतना पैसा, हमारे पास में अलादीन का चिराग थोड़ी ना है। तो यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि आप लोग एनालिसिस कीजिए कितने लोगों की जान जा रही है, कितने सारे लोग फैमिली ऐसी हैं जिनके कमाने वाले वो खो चुके हैं, और किस तरीके से आप लोग यहां पर उनके लिए मिनिमम क्या स्टैंडर्ड आप लोग तैयार कर सकते हैं रिलीफ मटेरियल का, वो आप लोगों को देना है। एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है आप लोगों की, फेल नहीं होना आप लोगों को। यानी कि एनडीएम में अब यहां पर क्या करेगा, 6 हफ्ते का टाइम दिया गया, 1.5 महीने का टाइम दिया गया उनको ये चीजें आइडेंटिफाई करने का, ताकि लोगों को एक्स ग्रेशिया उनको दिया जा सके, ठीक है। तो ये एक्स ग्रेशिया याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर टी साइलेंट होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की क्या ये तो यार सारे राज्यों की कहानी थी। क्या किया है सारे राज्यों ने, बेसिकली ये किया कि जो भी राज्य है आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कोविड-19 ने केस छिपाए हैं, तो छत्तीसगढ़ ने भी लगभग 4.8 के करीब केस जो है कम बताए हैं जितने वहां पर केसेस देखने को मिल रहे थे। तो ये सारे राज्य की कहानी यहां पर देखने को मिल रही थी। आगे चलते हैं। यहां पर ट्विटर को एक और नोटिस मिल गया दिल्ली पुलिस की साइड से पोर्नोग्राफी को लेकर। पोर्नोग्राफी क्या होता है, सेक्सुअल कंटेंट जो यहां पर बेसिकली डाला जाता है, तो बच्चों से रिलेटेड है यहां पर। तो इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत भी बात की जा रही है, उसी के साथ में प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पोस्को के तहत और आईटी एक्ट के तहत यहां पर इनको समन किया गया है। ट्विटर ये बोला है कि देखो यार हम लोग पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा नहीं कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, पर हाँ थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हम लोग इसको लेकर हमारी पॉलिसी बड़ी ही टाइट है कि कोई भी सेक्सुअल कंटेंट जो है वो ट्विटर पर नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट के द्वारा भी यहां पर कंप्लेन की गई है बेसिकली कि इसको रोकना पड़ेगा ट्विटर को, ठीक है। हमारी कंट्री के एक बेहतरीन साइंटिस्ट आप लोग बोल सकते हैं जिनका नाम है नाबी नारायण, इनके ऊपर एक मूवी बन रही है, अभी आप लोगों ने देखा होगा। तो जो मूवी आई माधवन साहब की उसको भी आप लोग देख सकते हैं, आएगी जैसे उसके बारे में बात की जाए तो ये जो मूवी है उसमें ये दिखाया गया कि एक साइंटिस्ट को कैसे बर्बाद किया गया यहाँ पर, ठीक है। इन साइंटिस्ट के ऊपर आरोप लगाया गया कि इन्होंने इसरो के कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान को बेचे, बाकी बाद में पता चला वो सारी चीज झूठ थी। इनको जेल में डाला गया, बहुत बुरी तरह से यातनाएं इनको झेलनी पड़ी, और उस टाइम पर ये क्रायोजेनिक इंजन पर काम कर रहे थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी हमारे लिए। तो इस टाइम पर चलकर इनकी सारी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर दी गई। हालांकि बाद में बोला गया कि इनको पैसा दिया जाएगा 1 करोड़ रुपए, और वो सब चीजें वो फालतू की चीजें सब बाद में धरी रह जाती हैं, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर ये कंडीशन देखने को मिलता है। उसी केस को एनालिसिस किया जा रहा है कहां पर क्या क्या कमी देखने को मिली। साइंटिस्ट की बड़ी खस्ता हालत हमारी कंट्री में, कोई कहीं मर जाता है कोई कहीं मर जाता है। ये बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड का भी आप लोग तरीका बोल सकते हैं ताकि इंडिया आगे न बढ़ सके, तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल मुझे लगा। अगर 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में तरीका है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की साइड से बेसिकली बात की जा रही है जो बर्ड ड्रॉपिंग्स होती है, यानी कि बर्ड की जो चिड़िया की बीट होती है ना, उसकी वजह से कई सारी बिल्डिंग आप लोगों ने देखा होगा, कार वगैरह बिल्डिंग वगैरह बेकार हो जाती है, काफी लार्ज स्केल पर बीट की जा रही है वहां पर चिड़िया के द्वारा। तो अभी यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा यहाँ पर एक इशू किया गया एक प्रपोजल एडवर्टीजमेंट। अगर कोई एक ऐसा आइडिया निकाल कर लेता है तो 3 जो बेस्ट आइडिया होंगे उनको यहाँ पर प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर आप लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं 1 लाख रुपीज का प्राइज आप लोग यहाँ पर जीत सकते हैं। अगर आप लोग के पास में कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया है कि कैसे यहाँ पर चीजों को बचाया जा सकता है, जो कि कई सारी बिल्डिंग्स होती है जिनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। तो कोई है माइंड ब्लोइंग आइडिया तो बताइए। गूगल के द्वारा भी बात की गई यहाँ पर बेसिकली 59,350 के करीब पोस्ट यहां पर हटाई गई है अप्रैल के महीने में। बोला जा रहा है कि हम लोगों ने जो आईटी रूल आए हैं जिनको हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, यानी कि जो आप अगर बात करें यहां पर बेसिकली बात की जा रही है इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड द डिजिटल मीडिया एथिक कोड आया जाए तो 2021 का, उनके हिसाब से हम लोगों ने काम किया है। तो अभी और भी काम हम लोग कर रहे हैं। गूगल के द्वारा बोला गया कि अभी कंप्लेन भी मिली 27,762 की, तो उनके ऊपर भी हम लोगों ने काम किया। अलग अलग चीजें भी थी यहाँ पर, कोई ट्रेडमार्क यानी कि कोई कॉपीराइट का था, कोई ट्रेडमार्क का था, कोई लीगल था, कोई काउंटरफिट था, कोई अलग तरीके के यहाँ पर मुद्दे देखने को मिले। सबके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग इनको सबको फॉलो करके चलेंगे। तो YouTube जिसके ऊपर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये गूगल के अंदर ही आती है, इसको याद रखना, ठीक है। तो यानी कि गूगल का ही पार्ट है YouTube भी, तो यहां पर सबको ये पैटर्न फॉलो करना है। इंडिया के बारे में बात करें तो यहां पर बात की जा रही है, इंडिया ने बोला है कि ग्रीन पास उसी कंट्री को मिलेगा जो हमारे कंट्री के लोगों को ग्रीन पास देंगे। अभी यूरोपियन यूनियन ने बोल दिया कि हमारी कंट्री की जो दवाई है कोविशील्ड वगैरह जिसने लगवा रखी है उसको ग्रीन पास नहीं मिलेगा, वो देश में नहीं आ सकता है। इंडिया ने बोला ठीक है हम भी ऐसे ही करेंगे, यानी ये क्या तरीका है, हमारी कंट्री की जो दवाई है उनको आप लोग अप्रूवल नहीं दे रहे हो तो हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे आगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी डिलिमिटेशन कमीशन की बात की जा रही है, तो इसके जो चेयरपर्सन है यहाँ पर
इनका नाम याद रख सकते हैं, यहां पर बात की जा रही है रंजन प्रकाश देसाई। तो इसके चेयरपर्सन है डीलिमिटेशन कमीशन के, जो कि किसके द्वारा यहां पर बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर काम किया जाता है। ठीक है, तो 6 से 9 जुलाई तक जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे और देखेंगे कैसे चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अभी हमारी कंट्री में कोविड-19 के जितने भी केस चल रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए अशोक भूषण साहब के द्वारा यहां पर बेसिकली इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, अभी 4 जुलाई को रिटायरमेंट हो जाएगा। तो सारे केसेस यहां पर इनकी बेंच के सामने जाते थे। ठीक है, तो याद रखिए कोविड-19 से रिलेटेड जो भी टैकल किया गया इनके द्वारा किया गया। टूरिज्म के बारे में बात करें तो 4 ट्रिलियन ये लॉस हो सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड को अगर बात करें टूरिज्म, क्योंकि आज के दिन में कोई कहीं घूमने तो जा नहीं रहा है, सब अपने घरों में कोविड-19 के चलते। और बोला जा रहा है कि 2023 तक यहां पर ये नुकसान आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 54% के करीब इंडिया का टूरिज्म जो है वो खत्म हो गया है। तो कोविड-19 एंड टूरिज्म ये बात की जा रही है एन अपडेट, ये यहां पर ज्वाइंट रिपोर्ट है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर इसको पब्लिश किया गया है। तो याद रखना कोविड-19 एंड टूरिज्म एन अपडेट, ये यहां पर बेसिकली रिपोर्ट है यूएनसीटीएडी के द्वारा और यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करें यहां पर, अभी फिलहाल आप लोगों को पता है कि यहां पर एग्जाम की बात चल रही है। तो बोला गया कि जिस भी सीए चार्टेड अकाउंटेंट के एग्जाम में अगर किसी फैमिली मेंबर या फिर वो खुद या फिर कोई और पर्सन जो है वो सफर कर रहा है कोविड-19 से, वो एग्जाम जो जुलाई में होने वाले हैं उसको छोड़ सकता है, उसको फिर चांस मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलीफ दिया गया और आज सीए से रिलेटेड डे भी है। नवाक जोकोविच ने शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी यहां पर, ये पर्टिकुलर जो अभी मैच चल रहे हैं यहां पर विंबलडन के, तो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग बुक करना चाहते हैं कोविड-19 से रिलेटेड स्लॉट तो आप लोग पेटीएम के थ्रू भी ये स्लॉट अब बुक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी कंट्री में बात की जा रही है अश्वनी, और जो अश्वनी है मैथिली और नीरज, इनको बोला जा रहा है कि भारत जो बेसिकली खेल रत्न दिया जाएगा एक तरीके से हमारी कंट्री के अंदर, इसको बोलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न। तो हाईएस्ट अवार्ड होता है यहाँ पर इस कैटेगरी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखते हैं आगे, अभी ओलंपिक चलेंगे तो उसके बाद में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया। तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ओवरव्यू लिया, क्या क्या चीजें देखी सारी मैंने डिटेल में आप लोगों से एक्सप्लेन की, क्या क्या चीजें हैं, चाइना के बारे में कुछ मुद्दा जाना, फिर देखा कहां कहां पर मैच वगैरह होने वाला है वो समझा, हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी क्या काम कर रही है वो समझा, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव में हम लोग जा सकते थे पर नहीं गए वो समझा, इसी के साथ में फिल्म सर्टिफिकेशन और क्वेश्चन वगैरह ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने समझा डिटेल में, काफी इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में याद रखेगा। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने, इसका आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, तो सी आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप लोग यहां पर देखते हैं ये स्कोट्रा। ठीक है, तो अरेबियन सी हो गया यहां पर ये। ठीक है, तो सी आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये है यहाँ पर यमन और अरेबियन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना। सारे जो भी लेक्चर है उनकी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाएगी, तो इसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।